गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं गुप्ता सर जीटीसी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप भी सीएससीबी, सीएसपीडीसीएल या फिर एमपीबी या एसएससी या अन्य किसी जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एक सही प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे फ्री एमसीक्यू क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप हमारे साथ में फ्री एमसीक्यू क्लास ज्वाइन कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम्स में सफलता के परचम लहरा सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो आपको एमसीक्यू कराऊंगा वो पूरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरे क्लियर करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ठीक है। अब ये एमसीक्यू की जो क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस, आप यहाँ पे कैसे अटेंड करेंगे? तो इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमारी जो एप्लीकेशन है ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगी। आपको टाइप करना होगा गुप्ता सर टेक्निकल क्लासेस, तो वहाँ पे ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे, गूगल क्रोम में गुप्ता सर टेक्निकल क्लास, तो वहाँ पे भी आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो यदि देखेंगे दोनों जगह से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक, और हमारी जो क्लासेस है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप चाहते हैं कि आप सीएससीबी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे सीएससीबी का लाइव क्रैश कोर्स है, नया अपडेटेड कोर्स है जो 2026 के लिए है। ये पुराने रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये नया बैच है जो अपडेटेड बैच है। तो इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलती है? तो इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, दोनों इसमें अवेलेबल यहाँ पर रहेगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो प्रदर्शन रहा है विगत वर्षों में किस प्रकार से रहा है, तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है 18 ईयर से मैं यहाँ पे जेई इलेक्ट्रिकल की क्लासेस भिलाई में कंडक्ट कर रहा हूँ, और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ से जो सिलेक्शन हुआ है जेई में और एई में, ये सभी स्टूडेंट्स हैं जिनका हमारा जेई और एई में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेटर है। आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। ठीक है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाता है। पहले हम ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब वो ग्रीन बोर्ड हमने रिप्लेस कर दिया है और हमारा भी डिजिटल बोर्ड है दोस्तों यहाँ पे। तो ये सभी हमारी ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं। दूसरा, हम यहाँ पे आपको क्या क्या देंगे, तो यदि हमारी आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, आपको एमसीक्यू की क्लासेस मिलेंगी, आपको क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है। आपको बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी जिससे आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको बाहर से बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको यानी मॉक टेस्ट बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारी तरफ से पूरी आपकी तैयारी रहेगी कि आपको सफलता वहाँ पे मिल जाए। ठीक है दोस्तों। दूसरा यहाँ पे कि हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, मेहनत आपको स्वयं करनी पड़ेगी। तो इतना ही मेरा कहना था। तो चलिए अब आके क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो क्या करोगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज करोगे। ठीक। यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज कितनी चाहिए, 18 वोल्ट। तो इस जेनर डायोड को ओपन कर दीजिए। ठीक। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज इनटू जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू ले लेंगे और दोनों के सम से उसको डिवाइड कर देंगे। तो आउटपुट वोल्टेज हमारी 18 वोल्ट है, इनपुट वोल्टेज 20 है, और ये R अपॉन R प्लस 100 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 और ये हो जाएगा यहाँ पे 9। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9R। ठीक। प्लस क्या हो जाएगा 900 इज इक्वल टू इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10R। तो ये 9R और 10R कितना हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू कितना आएगा 900। ठीक।
तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ आर जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 900 होनी चाहिए। बट यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है 900, कितना दिया है यहाँ पे 1000 दिया हुआ। हाँ, क्या हुआ? हाँ, यदि यदि देखेंगे कि इसको हम कैसे निकालेंगे, कि यहाँ पे नी करंट आपको दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू करंट है ना, ये दिया हुआ है आपको। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 वोल्ट। तो ऐसे कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 100, सॉरी 18, तो कितनी आ जाएगी, 2 वोल्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 18 वोल्ट है, तो इसकी करंट निकाल लेंगे। तो सीरीज रेजिस्टेंस की जो करंट है वो 2 बाई क्या हो जाएगी, 100, ठीक। तो इतनी यहाँ पे 2 बाई 100 यानी क्या हो जाएगा, 20 मिली एम्पियर। तो इतनी जो करंट है वो यहाँ पे फ्लो होगी, इतनी करंट यहाँ से फ्लो होगी, ठीक। अब ये जो करंट है इतनी फ्लो होगी, और जेनर की मिनिमम करंट क्या है, 2 मिली एम्पियर है। तो जेनर की मिनिमम करंट 2 मिली एम्पियर है, तो लोड करंट क्या होगी, तो आई जो है ये इज इक्वल टू क्या होता है, तो जेनर की मिनिमम करंट होती है और प्लस क्या होती है, लोड की मैक्सिमम करंट होती है, ऐसा बना सकते हैं, ठीक। तो लोड की मैक्सिमम करंट और जेनर की क्या होगी, मिनिमम करंट। तो ये कितनी है यहाँ पे, 20 मिली एम्पियर है। मिनिमम करंट आपको दी हुई है कितनी, जेनर की 2 मिली एम्पियर, प्लस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगी। तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, 18 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या आएगा, आई एल मैक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो लोड करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यदि हमको लोड रेजिस्टेंस निकालना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, लोड की वोल्टेज अपॉन लोड का करंट। तो ये कैंसिल करेंगे, तो 1 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3, यानी क्या आएगा, 1000 ओम आएगा। तो यहाँ पे इसकी करंट हमको गिवन है, तो करंट गिवन है, तो इसीलिए हम इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। पहले वाले क्वेश्चन में करंट नहीं दी हुई थी, तो करंट नहीं दी हुई थी तो डायरेक्ट वहां पे वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज कर रहे थे। तो यदि करंट दी होगी तो आपको इस तरह से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, स्विचिंग रेगुलेटर्स आर सीरीज टाइप रेगुलेटर विच हैज ब्लैंक पावर डिसिपेशन एंड एफिशिएंसी। तो सीरीज रेगुलेटर जो है, अभी सबसे पहले भी आया था, ये रिपीट हो गया है ना। इसकी पावर या डिसिपेशन होता है वो कैसा होता है, लो पावर डिसिपेशन। तो इसमें यहाँ पे लो पावर डिसिपेशन होता है, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कैसी होती है, हाई, ठीक। और ये बताया था यही शंट की क्या होती है, ड्रॉबैक होती है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेटर हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए, ये HVAC और HVDC सिस्टम के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे, द कैपिटल कॉस्ट ऑफ HVDC कन्वर्टिंग स्टेशन इज। तो जो HVDC कन्वर्टिंग स्टेशन होता है, ठीक है, इसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो क्या होती है, हाई। तो कैपिटल कॉस्ट हाई किसके कारण होती है, कन्वर्टर के कारण होती है। तो HVDC में हम क्या लगाते हैं, कन्वर्टर लगाते हैं। कन्वर्टर यानी कि इसमें रेक्टिफायर लगाते हैं और इन्वर्टर लगाते हैं। तो उसके कारण इसकी कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पे हाई होती है। तो HVDC की कॉस्ट जो है वो HVAC की कॉस्ट से क्या होती है, हायर होती है, ठीक। तो क्या आएगा, मोर देन AC सब स्टेशन आए, ठीक। उसके बाद में देखिए, इन HVDC सिस्टम a converter act as a rectifier when firing angle has a value। तो HVDC सिस्टम में, ठीक, HVDC सिस्टम में हम किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे फुल
ब्रिज कन्वर्टर का यूज करते हैं। ठीक, तो ये जो फुल ब्रिज कन्वर्टर है इसको हम कैसे ऑपरेट करा सकते हैं? तो इसको हम एक रेक्टिफायर की तरह भी ऑपरेट करा सकते हैं और एक इन्वर्टर की तरह भी यूज करा सकते हैं। ठीक, तो ये रेक्टिफायर की तरह कब ऑपरेट होता है? तो रेक्टिफायर की तरह ऑपरेट कराने के लिए जो फायरिंग एंगल है उसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ती है? लेस देन 90 डिग्री, बट ग्रेटर देन क्या होती है? 0 डिग्री। यदि इसको हमको एक इन्वर्टर की तरह ऑपरेट कराना है तो इन्वर्टर की तरह ऑपरेट कराने के लिए जो फायरिंग एंगल है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन क्या होती है? 180 डिग्री होती है। ठीक, और जब इसको हम एक इन्वर्टर की तरह ऑपरेट कराएंगे तो इसे बोलते हैं लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर बोलते हैं। और इस समय इसमें क्या होना चाहिए? लोड कैसा होना चाहिए? आरएलई लोड होना चाहिए, यानी कि उसमें एक ईएमएफ सोर्स होना कंपलसरी है। ठीक, इसके बाद में देखिए द मेन नीड्स ऑफ एचवीडीसी ट्रांसमिशन इज। तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन की मुख्य नीड क्या होती है? ठीक, तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन की मेन नीड क्या होती है? तो इसमें क्या होना चाहिए? कन्वर्टर होना चाहिए। ठीक है, तो कन्वर्टर को क्या बोला? पल्स कन्वर्टर। पल्स यानी कि आउटपुट में रिपल्स होते हैं, है ना, तो उसने उसको क्या बोला? पल्स कन्वर्टर। तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन की मेन नीड्स क्या होती है कि इसमें क्या होने चाहिए? पल्स कन्वर्टर होने चाहिए। डीसी जनरेटर होना चाहिए क्या इसमें? नहीं। एसी फिल्टर होना चाहिए क्या? यस। डीसी फिल्टर होना चाहिए क्या? यस। ये दोनों कब चाहिए? जब हमारे पास कन्वर्टर होगा। यदि कन्वर्टर ही नहीं होगा तो इनका कोई यूज नहीं है। तो मेन वहां पे क्या होना चाहिए? कन्वर्टर होना चाहिए। इसमें देखिए बैक टू बैक एचवीडीसी सिस्टम जो होता है, बैक टू बैक एचवीडीसी इज यूज टू। तो बैक टू बैक किसको बोलते हैं? तो मैंने बताया था कल बाइपोलर लिंक होता है, तो बाइपोलर लिंक को क्या बोलते हैं? बैक टू बैक बोलते हैं। तो बैक टू बैक एचवीडीसी इज यूज टू। तो बैक टू बैक एचवीडीसी का यूज काय के लिए करते हैं? बोल रहे हैं इंक्रीज ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी। ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी को ये बढ़ाता है। डिक्रीज लाइन लॉसेस, लाइन लॉसेस को ये कम करता है। प्रोवाइड स्टेबल इंटरकनेक्शन, तो इंटरकनेक्शन को क्या रखता है? ये स्टेबल रखता है। और रिड्यूस्ड वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप को ये कम करता है। तो इन सब में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है यहाँ पे? प्रोवाइड स्टेबल इंटरकनेक्शन। कि जो बैक टू बैक एचवीडीसी है वो हमको क्या करेगा? स्टेबल इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये हमेशा हमारा जो इंटरकनेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो बैक टू बैक एचवीडीसी का यूज हम काय के लिए करते हैं? स्टेबल इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक, इन द केस ऑफ एन एचवीडीसी सिस्टम देयर इज। तो एचवीडीसी सिस्टम में बोल रहा है कि चार्जिंग करंट होती है क्या? बट नो स्किन इफेक्ट। तो एचवीडीसी में चार्जिंग करंट होती है क्या बोल रहा है? ठीक, तो चार्जिंग करंट उसमें होगी क्या? एचवीडीसी में नहीं होगी। डीसी में चार्जिंग करंट नहीं होती है ना। कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है डीसी में? ओपन सर्किट के समान। तो उसमें कोई चार्जिंग करंट नहीं होती है। उसमें स्किन इफेक्ट होता है क्या? स्किन इफेक्ट वहां पे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि चार्जिंग करंट होती है लेकिन इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे नो चार्जिंग करंट बट स्किन इफेक्ट होता है बोल रहा है। नाइदर चार्जिंग करंट नॉर स्किन इफेक्ट, तो ना तो उसमें चार्जिंग करंट होती है और ना ही उसमें स्किन इफेक्ट होता है। तो एचवीडीसी में ना तो चार्जिंग करंट होगी और ना ही उसमें स्किन इफेक्ट होगा। ठीक, बल्क पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग एचवीडीसी लाइन आर प्रिफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ। तो हमको क्या करना है? बल्क पावर ट्रांसमिशन करना है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग एचवीडीसी लाइन आर प्रिफर्ड। तो लॉन्ग एचवीडीसी लाइन को क्यों प्रिफर्ड करते हैं? तो एचवीडीसी लाइन को लो कॉस्ट ऑफ एचवीडीसी टर्मिनल्स, टर्मिनल्स यानी क्या हो गया? कन्वर्टिंग। इसकी कॉस्ट लो होती है क्या? हाई होती है ना। एचवीडीसी टर्मिनल्स यानी सब स्टेशन हो गया, तो सब स्टेशन पे कॉस्ट क्या होती है? हाई होती है। नो हार्मोनिक प्रॉब्लम, हार्मोनिक प्रॉब्लम होती है कन्वर्टर्स में, है ना। मिनिमम लाइन पावर लॉस, तो पावर लॉस क्या होगा इसमें? मिनिमम होता है। ठीक है, तो एचवीडीसी का यूज हम काय के लिए करते हैं? क्योंकि एचवीडीसी में जो पावर लॉस है वो क्या होगा? लो। इसमें कोरोना लॉस वगैरह नहीं होता है, रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो मिनिमम पावर लॉस होने के कारण किसका यूज करते हैं हम यहाँ पे?
HVDC को प्रीफर करते हैं बल्क पावर ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, जिससे ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या रहेगी यहाँ पे हाई रहती है। उसके बाद में देखिए HVDC ट्रांसमिशन इज प्रिफर्ड टू HVAC ट्रांसमिशन, ठीक है, EHVAC यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC। तो HVDC ट्रांसमिशन को, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन से प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं बोल रहा है, तो HVDC टर्मिनल इक्विपमेंट इन एक्सपेंसिव, ये तो एक्सपेंसिव होते हैं। VAR कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन HVDC, HVDC में VAR कंपनसेशन रिक्वायर्ड होता है। किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ये कन्वर्टर के लिए। और ये क्या बोल रहा है, नॉट रिक्वायर्ड, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। दूसरा बोल रहा है सिस्टम स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव, सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या कर सकता है, ये इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो होती है ये मस्ट कंसिडरेशन होता है। तो HVDC को हम HVAC से क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी क्या करता है, इंप्रूव करता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की कोई इशू नहीं होता है, HVDC में स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे इंप्रूव होती है, ठीक। तो याद रखिएगा HVDC में सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंप्रूव। एज कंपेयर टू AC ट्रांसमिशन, DC ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम। तो एज कंपेयर टू AC ट्रांसमिशन, जो DC ट्रांसमिशन है वो फ्री होता है। किससे फ्री होता है, तो DC में इंडक्टेंस नहीं होता है, DC में कैपेसिटेंस भी नहीं होता है, DC में फेज डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता है। तो DC ट्रांसमिशन जो है उनमें ये सभी नहीं होते हैं, तो इन सबसे DC ट्रांसमिशन फ्री होता है। शंट कंपनसेशन इन एन EHV लाइन इज यूज्ड टू। तो EHV लाइन में जो शंट कंपनसेशन है इसका यूज हम काय के लिए करते हैं, ठीक। तो शंट कंपनसेशन इन EHV लाइन यूज, तो EHV लाइन में शंट कंपनसेशन काय के लिए यूज करते हैं, वोल्टेज प्रोफाइल को इंप्रूव करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना फेरेंटी इफेक्ट वगैरह होता है, तो जो फेरेंटी इफेक्ट होता है, तो इस फेरेंटी इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शंट रिएक्टर का यूज करते हैं। तो शंट कंपनसेशन जो हम यूज करते हैं काय के लिए, वोल्टेज प्रोफाइल को इंप्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। और यदि बोलेगा सीरीज कंपनसेशन क्यों यूज करते हैं, तो सीरीज कंपनसेशन क्या करेगा, स्टेबिलिटी लिमिट को इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दिया है सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन के मिड पॉइंट पर, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसके मिड पॉइंट पे हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन का जो सर्ज इंपेडेंस होता है उस सर्ज इंपेडेंस की वैल्यू को क्या करता है ये, ठीक है, ये सर्ज इंपेडेंस है। तो इन कैपेसिटेंस बढ़ने से सर्ज इंपेडेंस क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन का डिक्रीज हो जाता है, और लाइन की मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी क्या होती है वहां पे इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन जो यूज करते हैं वो क्या करता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सीरीज रिएक्टर नहीं होता, शंट रिएक्टर का यूज करते हैं। सीरीज रिएक्टर का यूज काय के लिए करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए करते हैं। इसके बाद में देखिए द इंसुलेशन लेवल ऑफ ए 400 kV EHV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इंसुलेशन का लेवल पूछ रहा है, तो 400 kV EHV लाइन है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। नॉर्मली हम इंसुलेशन का जो लेवल है वो कैसे डिपेंड करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इंसुलेशन का जो लेवल है 400 kV EHV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में कैसे डिसाइड करते हैं, तो स्विचिंग ओवर वोल्टेज से। स्विचिंग ओवर वोल्टेज का मतलब होता है कि जब ट्रांसमिशन लाइन में हम किसी इक्विपमेंट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी इसको क्या कर रहे हैं, स्विचिंग कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, हाई वोल्टेज सर्ज होता है, ठीक है। तो उस समय जो हाई वोल्टेज सर्ज होता है उस वोल्टेज के द्वारा हम इंसुलेशन के लेवल को डिसाइड करते हैं कि उस वोल्टेज को विदस्टैंड करने में ये कैपेबल होना चाहिए। आई बात समझ। तो उसको याद रखिएगा, EHV लाइन में स्विचिंग सर्ज पर डिपेंड करेगा वोल्टेज के इंसुलेशन का लेवल।
कंडक्टर ऑफ एन EHV लाइन इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो EHV लाइन में जो कंडक्टर को किस बेस पे आप सेलेक्ट करोगे? नॉर्मली हम कंडक्टर को किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं? उसकी करंट कैरिंग कैपेबिलिटी के बेस पे सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यदि आपकी जो लाइन है वो कैसी लाइन है? EHV लाइन। तो EHV लाइन में जो कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कंडक्टर का जो डायामीटर है, कंडक्टर का जो साइज है, वो किस पर डिपेंड करेगा? कोरोना लॉस एंड रेडियो इंटरफेरेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो EHV लाइन में जब भी हमारी लाइन जो है 200 kV या उससे हायर वोल्टेज की होती है तो वहाँ पे कोरोना लॉस और रेडियो इंटरफेरेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोरोना लॉस और रेडियो इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए ही EHV लाइन में हम कंडक्टर का यूज करते हैं। कौन से कंडक्टर का यूज करते हैं? यहाँ पे बंडल कंडक्टर, पढ़े हो नहीं? कोरोना लॉस और रेडियो इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए EHV लाइन में कौन से कंडक्टर का यूज करते हो? बंडल कंडक्टर का यूज करते हो। ठीक, इसके बाद में देखिए बंडल कंडक्टर, देखो आ गया। बंडल कंडक्टर्स आर मेनली यूज टू, ठीक है, तो जब हम बंडल कंडक्टर को यूज करते हैं तो बंडल कंडक्टर क्या होता है? इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से बंडल कंडक्टर है कि ये एक SSR कंडक्टर है, ये एक SSR कंडक्टर है, तो ग्रुप ऑफ SSR कंडक्टर है। ठीक, तो इस ग्रुप ऑफ SSR कंडक्टर को क्या बोलते हैं हम? बंडल कंडक्टर। अब इसमें ईच कंडक्टर क्या कहलाता है? सब कंडक्टर। और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है कितना होता है? 0.2 से 0.6 मीटर यहाँ पे होता है। ये R फेज के लिए है। तो इसी तरह से Y फेज के लिए यूज करेंगे, इसी तरह से V फेज के लिए। तो प्रत्येक फेज के लिए हम क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो बंडल कंडक्टर है इसका यूज करने से क्या होता है? ठीक है, तो इसके अंदर में क्या है? यहाँ पे एयर है। तो एयर होने से इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? है ना, वहां पे कुछ है ही नहीं, एयर है। तो एयर है तो वहां पे रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? लो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंस होता है उस रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? लो। अब कौन सा, सीरीज या शंट? तो जब कंडक्टर आपका ऐसे जा रहा है, ठीक, और इसके अंदर में एयर है, अंदर में क्या है? इसके एयर है। तो एयर है तो इसके अंदर में रिएक्टेंस होगा क्या? तो रिएक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस यूनिफॉर्मली क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो कौन से रिएक्टेंस को? कंडक्टर के रिएक्टेंस को। कंडक्टर का रिएक्टेंस कैसे होता है? सीरीज में, तो सीरीज रिएक्टेंस बोलेंगे। तो सीरीज रिएक्टेंस को क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा। ठीक, उसके बाद में देखिए जो क्वेश्चन है, बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर्स द क्रिटिकल वोल्टेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोरोना विल बी। ठीक है, ठीक है, वीडियो सबको दिखाई दे रहा है क्लियर? विकास, विकी, वीडियो क्लियर दिख रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर्स द क्रिटिकल वोल्टेज फॉर फोरोमा फॉर्मेशन इज, क्या कर सकते हैं हम? डिक्रीज करते हैं। तो बंडल कंडक्टर का यूज हम काय के लिए करते हैं? कोरोना के फॉर्मेशन को डिक्रीज करने से। बंडल कंडक्टर का यूज करने से क्या होता है? तो बंडल कंडक्टर का यूज करने से इसका जो डायमीटर है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। डायमीटर इंक्रीज होने से इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो डिक्रीज हो जाता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होने से कोरोना लॉस क्या होता है? वहां पे कम हो जाता है। तो यहाँ पे यूजिंग बंडल कंडक्टर क्रिटिकल वोल्टेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोरोना विल भी क्या होगी? इंक्रीज। अब ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगी कोरोना के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। तो कोरोना के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है? कोरोना के फॉर्मेशन के लिए 30 kV पर सेंटीमीटर। ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम। 21.2 kV पर सेंटीमीटर ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है? RMS। इसी को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो ये क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है, कम से कम इतनी वोल्टेज होनी चाहिए तभी कोरोना का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो यदि बंडल कंडक्टर को यूज करेंगे तो ये जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगी कोरोना के फॉर्मेशन के लिए। ठीक,
कोरोना का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होता है? कंडक्टर के अराउंड जो एयर होती है ना, कंडक्टर के सराउंडिंग्स में जो एयर होती है, कोरोना का फॉर्मेशन क्यों होता है? कंडक्टर के सराउंडिंग्स में जो एयर होती है, ये एयर क्या होती है? कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। और कंप्लीटली ब्रेक डाउन एयर जो है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है और उससे करंट फ्लो होती है, तो इसलिए कोरोना होता है वहां पे। ठीक, तो कोरोना जो है वो एसी में भी होता है और कोरोना जो है वो डीसी में भी होता है, दोनों में होता है। बट डीसी में जो कोरोना के कारण लॉस है वो वहां पे कम होता है। ठीक है, देखिए सर्ज इंपेडेंस ऑफ ए 50 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड केबल दिया हुआ है, तो 25 किलोमीटर लॉन्ग केबल के लिए क्या होगा? तो सर्ज इंपेडेंस जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे? कांस्टेंट होता है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन की या केबल की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये पर किलोमीटर लेंथ के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जैसे दिया है कि इसका सर्ज इंपेडेंस कितना है? 50 ओम है, तो ये पर किलोमीटर है। ठीक, तो पर किलोमीटर के लिए इतना है। यदि आपकी लाइन जो है, ठीक है, कितनी भी किलोमीटर की हो जाए, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, तो इसको क्या बोलेंगे कि सर्ज इंपेडेंस जो होता है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्योंकि यदि ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका इंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका जो रेशियो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए सर्ज इंपेडेंस जो है वो कांस्टेंट होता है, वो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना है सर्ज इंपेडेंस कांस्टेंट है, वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो लाइन आपकी किलोमीटर की हो चाहे वो 100 किलोमीटर की हो, उसका सर्ज इंपेडेंस कांस्टेंट रहेगा। कन्वर्टर्स आर रिक्वायर्ड एट ईच एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉर, तो कन्वर्टर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं ईच एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉर, तो किसके लिए होते हैं ये? एसी ट्रांसमिशन में कन्वर्टर यूज करते हो क्या? एच वी ए सी है, देखो एच वी ए सी है, एच वी ए सी में यूज करते हैं क्या? नहीं। किस में यूज करते हैं हम? एच वी डी सी में यूज करते हैं। तो कन्वर्टर जो होता है वो केवल एच वी डी सी ट्रांसमिशन में ही यूज किया जाता है, एसी में कहीं पे भी यूज नहीं होता है। उसके बाद में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ एच वी डी सी ट्रांसमिशन इज इनकरेक्ट, तो एच वी डी सी ट्रांसमिशन की इसमें से कौन सी एप्लीकेशन जो है वो इनकरेक्ट है? ठीक, तो एचवीडीसी का यूज हम डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि इंटरकनेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इनकरेक्ट बोल रहा है एचवीडीसी को, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में यूज नहीं करते हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन को इंटरकनेक्ट करने के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ असिंक्रोनस सिस्टम, तो डीसी की ये मेन एडवांटेज है कि आप इससे क्या करते हो? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, और जो असिंक्रोनस सिस्टम है, असिंक्रोनस सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है, जिनकी वोल्टेज क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है, तो उनका हम इंटरकनेक्शन किसके द्वारा कर सकते हैं? एचवीडीसी के द्वारा इसका कनेक्शन कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है अंडर सी एंड अंडरग्राउंड केबल, तो रिटर्न पाथ के लिए किसका यूज करते हो? सी वाटर का यूज करते हो या फिर अंडरग्राउंड का यूज करते हो? ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं यहाँ पे एसी नेटवर्क इंटरकनेक्शन। एसी नेटवर्क इंटरकनेक्शन बताया कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के नेटवर्क को क्या कर सकते हो? इंटरकनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सभी एचवीडीसी में हम यूज करते हैं। ठीक है, एसी नेटवर्क को आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो, एसी को फिर किस में कन्वर्ट करोगे? डीसी में। सी वाटर का यूज करते हो, ग्राउंड का यूज करते हो, इंटरकनेक्शन ऑफ असिंक्रोनस सिस्टम का यूज करते हो। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम एचवीडीसी का यूज नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में किसका यूज करोगे आप? एसी का। तो हमने पढ़ा था कि जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस में करोगे? ट्रांसमिशन किस में करोगे? डीसी में करोगे। तो ये इकोनॉमिकल होता है ट्रांसमिशन करना। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एचवीडीसी ट्रांसमिशन, एचवीडीसी ट्रांसमिशन के लिए इसमें से कौन इनकरेक्ट है? तो आपको देखना पड़ेगा इसमें से कौन कौन करेक्ट है। ठीक है, तो एचवीडीसी में वोल्टेज ड्रॉप कम होती है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है उसका वहां पे? बेटर होता है। ठीक, तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कैसा रहेगा? बेटर रहेगा।
नो स्किन इफेक्ट, इसमें स्किन इफेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। हायर ऑपरेटिंग वोल्टेज, तो इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा हाई होती है क्या? नहीं होती है। फिर कितनी होती है? जैसे अपन देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो यूज करते हैं प्लस माइनस कितना है, 600 kV, ठीक, 500 kV इतना यूज करते हैं। एसी में हम इससे ज्यादा यूज करते हैं, तो ये एक थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। दूसरा देखेंगे हाई कोरोना लॉस, तो कोरोना लॉस हाई होता है क्या? ये इसमें क्या होता है? लो होता है, तो उसको डेफिनेटली बोल सकते हो। हाँ, ऑपरेटिंग वोल्टेज ये लो नहीं है, इसको हाई बोल सकते हो, ठीक। तो इसमें मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? हाई कोरोना लॉस होगा। तो एग्जाम में ऐसा ही कंफ्यूजन होता है, जैसे ये दो दे दिया तो इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो आपको देना है दोनों में कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। कि इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज प्लस माइनस 600 kV है और कोरोना लॉस इसमें क्या होता है? लो होता है। तो ये ज्यादा बेटर बेटर आंसर है कि इसमें कोरोना लॉस क्या होता है? लो होता है, ठीक। इसके बाद में देखिए, the two 6 pulse converter are connected in series on the DC side to meet blank requirement in HVDC, ठीक। तो HVDC में हम क्या करते हैं? टू कन्वर्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं? यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ऐसा कौन से कनेक्शन में? बैक टू बैक में। कैसा होता है ये? डेल्टा स्टार, और क्या होता है ये? डेल्टा डेल्टा। तो क्यों कनेक्ट करते हैं इसको? ठीक है, तो हमको क्या मिल जाती है यहाँ पे? हाई वोल्टेज मिल जाती है। कि इसकी जो वोल्टेज है V1, इसकी जो वोल्टेज है V2, दोनों ऐड हो जाएंगी तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? V1 प्लस V2 हो जाएगी। तो हाई वोल्टेज हमको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसलिए दो कन्वर्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करने पर कन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज क्या होती है? वहां पे ऐड हो जाती है। अब उसके बाद में देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द गिवन लेआउट बिलोंग्स टू, ये जो लेआउट है ये आपको क्या दिखा रहा है? तो इसमें देखो एक कन्वर्टर है, इसमें भी एक कन्वर्टर है, ठीक। और एक एंड से ट्रांसमिशन कर रहा है और दूसरा को क्या कर दिया? यहाँ पे अंडरग्राउंड कर दिया रिटर्न पाथ के लिए। तो एक कंडक्टर से जिसमें ट्रांसमिशन होता है उसको क्या बोलते हो? यूनी या मोनोपोलर बोलते हो। तो ये क्या है? यूनी या मोनोपोलर है, ठीक है। तो इसमें एक ओवरहेड कंडक्टर का यूज करते हैं और रिटर्न पाथ को क्या है? अर्थ को या सी वाटर को एज अ रिटर्न पाथ यूज करते हैं, ठीक। इसमें यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई डीसी लिंक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एचवीडीसी। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि दोनों का डायरेक्शन देखिए कैसा है, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम। इन दोनों का डायरेक्शन कैसा मतलब? सेम मतलब दोनों के कैथोड, यहाँ पे दोनों के एनोड कॉमन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? होमो, समानता। कि ये यदि प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों की पोलरिटी कैसी है? सेम। तो यदि ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों की पोलरिटी कैसी है? सेम। तो सेम पोलरिटी को कनेक्ट किया गया है तो उसको क्या बोलेंगे? होमो। तो उसको होमोपोलर यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो दो कन्वर्टर होने चाहिए और दोनों सेम पोलरिटी में कनेक्ट वहां पे होने चाहिए, ठीक है। यदि इसी में क्या होता है? यदि इसी में क्या होता कि जो ये कन्वर्टर है ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे बना होता, और दूसरा जो है इस प्रकार से बना होता, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइपोलर, ठीक है। इसमें जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पोलरिटी जो है वहां पे क्या है? पॉजिटिव। तो याद रखना है बाई कब रहेगा, होमो कब रहेगा। द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन बाइपोलर एंड होमोपोलर्स एचवीडीसी लिंक, किसमें कितने यूज करते हो? दोनों में। तो इसमें भी टू कंडक्टर का यूज करते हो ट्रांसमिशन के लिए, इसमें भी टू कंडक्टर का, ठीक है। न्यूट्रल को क्या करते हैं? हम ग्राउंड करते हैं एज अ रिटर्न पाथ, लेकिन कब? परमानेंट की टेम्पररी, ठीक है। तो इसमें हम
टेम्पररी यूज करते हैं, ठीक है, और इसमें क्या करते हो आप, परमानेंट। ठीक, तो टेम्पररी जो अर्थ को एज अ टेम्पररी रिटर्न पाथ केवल किसमें यूज करते हैं, हम बाइपोलर में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द ग्राफ रिप्रेजेंट्स रिलेटिव कॉस्ट ऑफ एचवी एसी एट डीसी लाइंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, देन आइडेंटिफाई द ट्रू। तो इसमें से क्या सही है उसको बताना है। डीसी ट्रांसमिशन नॉट इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ये डिस्टेंस को बता रहा है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसकी कॉस्ट क्या है, कम है। तो डीसी ट्रांसमिशन क्या है, इकोनॉमिकल है, और ये बोल रहा है डीसी ट्रांसमिशन नॉट इकोनॉमिकल। तो क्या बोल रहा है ये, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नॉट, तो गलत बोल रहा है। बोथ एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन नॉट इकोनॉमिकल, तो दोनों ही नॉट इकोनॉमिकल, दोनों में से कोई एक तो होगा क्योंकि दोनों का कर्व डिफरेंट है, तो ये भी गलत बोल रहा है। एसी ट्रांसमिशन इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ठीक, तो यदि हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को क्या बोलते हो, ब्रेक अवन पॉइंट। इस पॉइंट से पहले कौन सस्ता है, तो एसी सस्ता है, यहाँ पे ये एसी है, एसी की कॉस्ट कम है, तो एसी इकोनॉमिकल होगा फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए या मीडियम डिस्टेंस के लिए। ठीक, डीसी ट्रांसमिशन कब इकोनॉमिकल होता है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो डीसी ट्रांसमिशन कब इकोनॉमिकल होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। तो एसी ट्रांसमिशन इज इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये जो होता है बिलो 600 टू 800 किलोमीटर, और जो एसी ट्रांसमिशन है वो इकोनॉमिकल होता है अबव 600 टू 800 किलोमीटर रेंज।